चलो अब इसको इंस्टॉल करना है रिएक्ट को। तो फोल्डर अब इंस्टॉल करने के लिए हमें चाहिए इसके अंदर क्या, इंस्टॉल करने के लिए हमें चाहिए क्या, वीट से इंस्टॉल करूंगा। वीट एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हमें एक बंडलर बना के देगा यहाँ पर वीट, ठीक है। तो वीट एक टूल है जो हमें बंडलर बना के दे देता है, प्रोजेक्ट्स थोड़े फास्ट वे से रन करते हैं इसमें। तो वीट के थ्रू हम रिएक्ट को भी इंस्टॉल कर लेते हैं, काफ़ी चीज़ों को इंस्टॉल करते हैं। फिलहाल हम जो इंस्टॉल करेंगे उसको करेंगे रिएक्ट को, ठीक है। तो जब हम रिएक्ट को इंस्टॉल करते हैं तो नीचे कमांड दी हुई है npm create वीट एट द रेट लेटेस्ट, ये कमांड है npm create वीट एट द रेट लेटेस्ट। तो यहीं पर मैं लिख रहा हूँ npm नोड पैकेज मैनेजर वीट क्रिएट वीट एट द रेट लेटेस्ट, ठीक है, लेटेस्ट $/। अभी $/ का मतलब तो ये होता है कि अगर मान लो कोई फोल्डर बना रखा है तो उसके अंदर डालना है, तब इसका यूज़ करो। हमने कोई फोल्डर बनाया नहीं है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट फोल्डर का नेम भी लिख सकता हूँ, जैसे PROJ1, कुछ भी नाम रख सकते हो फोल्डर का, ठीक है। तो एंटर करोगे, ठीक है। अब इसमें देखो कई बार ऐसी एरर्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि मेरे सिस्टम में भी आई है अभी फिलहाल, कि ये कह रहा है कि सी के अंदर जाओ, प्रोग्राम्स फाइल्स में जाओ, नोड जेएस में जाओ, वहाँ पे npm वाली एक फाइल होगी, ps मतलब पावर सेल, उसको डिलीट कर देता हूँ मैं। और भी तरीके होते मैनेज करने के, फिलहाल मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक इस पाथ को कॉपी करोगे, अगर किसी की एरर नहीं आती है तो उसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा, और किसी की आती है तो ये वाला प्रोसेस अपना माई कंप्यूटर को ओपन करोगे, यहाँ पे डायरेक्ट टाइप करना है क्या, ये, और इसमें देखो ये है npm पावर सेल, देखो इधर लिखेगा विंडोज पावर सेल, राइट क्लिक एंड रिमूव दिस फाइल, ये फाइल रिमूव कर देंगे। अब जब ये फाइल रिमूव हो जाएगी तो उसी कमांड को अगेन चला दोगे npm create वीट एट द रेट लेटेस्ट PRJ1, ठीक है। किसी की एरर आती है तो, नहीं आती है तो सीधा ये वाली स्क्रीन आएगी, जब मेरी स्क्रीन जो आ रही है। फिर पूछेगा विच फ्रेमवर्क यू वांट टू इंस्टॉल, हमें कौन सा करना है, रिएक्ट को सिलेक्ट करना है। फिर पूछेगा विच लैंग्वेज, तो हमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है। SWC का मतलब होता है स्पीडी वेब कंपाइलर, तो फिलहाल मैं जावास्क्रिप्ट इसमें यूज़ कर रहा हूँ। अब देखो उसके बाद ये कहेगा नाउ रन फॉलोइंग कमांड्स, तो हमें कहाँ जाना है, पहले तो जाना है जिस, देखो बहुत सारी फाइलें इसने बनाकर दे दी हैं PROJ1 फोल्डर में, देखो काफ़ी फाइलें यहाँ पर बनी हुई हैं। ये तो समझेंगे डायरेक्टरी को क्या डायरेक्टरी कहती है हमें, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, पहले फोल्डर के अंदर जाओगे, क्योंकि प्रोजेक्ट हमारा किस में है, PROJ1 फोल्डर में, और हमारे पास यहाँ पर पाथ कौन सा है, हम किस कमांड प्रॉम्प्ट पे हैं, हम हैं रिएक्ट जेएस फोल्डर में। यहाँ पे फोल्डर में, फोल्डर को चेंज करने के लिए क्या बताया था मैंने, CD चेंज डायरेक्टरी PROJ1, ये चेंज हो गया, डायरेक्टरी चेंज हो गई हमारी है PROJ1। अब उसके बाद कमांड चलानी है npm इंस्टॉल, और इंस्टॉल कंप्लीट लिखने की नीड नहीं होती है, पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख दो, नहीं तो उसका फर्स्ट लेटर लिख दो, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा किसका। तो जब हम npm i लगाएंगे तो इसके अंदर एक नोड मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर ऐड हो जाएगा, जो कि अभी एट प्रेजेंट नहीं है, तो ये टाइम लेगा। अब जो नोड मॉड्यूल फोल्डर बनेगा तो ये टाइम टेकन प्रोसेस है, ठीक है। ये इंटरनेट की क्या स्पीड हमारी मतलब आ रही है, और हमारे लैपटॉप के क्या कॉन्फ़िगरेशन है, उस पर डिपेंड करता है कितना टाइम में इंस्टॉल होगा ये। थैंक यू सर। वो वाली हो गई 404 वाली 500 इंटरनेट चेक कर, उसको रिजॉल्व कर, और कोशिश उसके कर। अंदर पड़ा ना, वो एम्प्लॉय कंट्रोलर में जाके कैच पार्ट चला रहा है, ऊपर वाला पार्ट को नहीं चल रहा, नीचे वाला पार्ट चला रहा है, एरर फाइल अपडेटिंग यूजर एम्प्लॉय डिटेल्स वो चला रहा है। तो ऊपर वाले में है कहीं ना कहीं एरर तो है। वो एक्सियोस का ही एरर था, वो मैंने वापस उसे टाइप करके करा तो चल गया, मतलब वो फिर एरर कुछ नहीं आ गई। नहीं तो वो एक्सियोस ये एरर तो आएंगी ना, फाइनल चलना जरूरी है। वो एक्सियोस की ही एरर थी, चल नहीं रहा था वीडियो, शायद उसने रीड ही नहीं करा वो एक्सियोस।
टाइप करके इंपोर्ट भी करा था और एरर होगी उसमें, निकल जाएगा। अब तो काफ़ी कुछ हो गया, थोड़ा बहुत बचा है, हो जाएगा। अल्टा मारना पड़ेगा उसमें थोड़ा, देख तो सर नहीं तो देखते हैं बाद में। ठीक है सर, थैंक यू। तो देखो ये इंस्टॉल हो गया हमारा 150 पैकेजेस इसमें, ठीक है, ऐड ऑन हुए हैं। तो नोड मॉड्यूल्स काफ़ी बड़ा है। तो जब हम रिएक्ट को इंस्टॉल करते हैं, अब इसने कहा है कि अगर ये वाली स्टेप भी हो गया हमारा, ये स्टेप भी परफॉर्म हो गया, तो लास्ट स्टेप कौन सा है, npm रन देव डेवलपमेंट सर्वर को ऑन कर देना है। npm रन देव, तो रिएक्ट इंस्टॉल हो जाएगा और किस पोर्ट नंबर पे चलेगा, 5173 लोकल सर्वर पे ही चलेगा। तो ये है, यहाँ पे कंट्रोल के साथ अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये हाइपरलिंक आ जाता है, या फिर इस यूआरएल को कॉपी पेस्ट करके भी चलाओगे तो ब्राउजर में जो हमारी फर्स्ट स्क्रीन आएगी रिएक्ट इंस्टॉल होने के बाद, ये वाली स्क्रीन आएगी आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ रिएक्ट। एक वीट प्लस रिएक्ट, तो ये 5173 पे हमारा चल रहा है सर्वर रिएक्ट का। अगर हमें सर्वर को बंद करना है तो कंट्रोल सी प्रेस करोगे 2 टाइम्स, तो ये सर्वर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा हमारा। और उसके बाद अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो वापस स्क्रीन क्या हो जाएगी, ब्लैंक हो जाएगी, कुछ नहीं आएगा कि सर्वर बंद हो गया है। तो जब भी रिएक्ट में काम करोगे तो इसका सर्वर हमें क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। npm रन देव, अगेन मुझे सर्वर चलाना पड़ेगा। जितनी बार सर्वर बंद होगा या सिस्टम बंद होगा उतनी बार हमें सर्वर को फिर से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा कोई भी काम यहाँ पर शो, मतलब कोई भी टास्क जो करोगे उस डिस्प्ले नहीं होगा। तो ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस था। इंस्टॉले हमने कैसे किया है, जो इंस्टॉल कर रहा है एक बार इंस्टॉल कर ले ताकि इंस्टॉलेशन में किसी को दिक्कत ना आए, क्योंकि रिकॉर्डिंग देखने के बाद भी इंस्टॉलेशन में एरर आएंगी, इसलिए रिकॉर्डिंग ज़्यादा फुलफिल नहीं करेंगे, अपना इंस्टॉल कर सकते हो ताकि तुम्हें इंस्टॉल कम से कम हो जाए, उसके बाद क्या काम कर रहे हो ठीक है वो कर सको। करो इसको इंस्टॉल एक बार। सर वाईफाई है हाँ एयरटेल 5G नाम से कुछ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक पासवर्ड है। एयरटेल 1 2 आ रहा है या फिर एयरटेल आ रहा है? एयरटेल में ये F3 कुछ नाम से पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 नाम से। एक बार इसको क्लिक करना था 681B 5G FTTH 681 पासवर्ड सर 1 से 8 तक डाल दे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से लेकर 1 से स्टार्ट कर 8 तक काउंटिंग डाल दे, इसमें चेक करके देख आ रहा है, सेट कनेक्ट हो रहा है।
गया होगा कनेक्ट। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो ये यहाँ पे बताता भी है कि इसमें चेंजेस कैसे करोगे। तो फर्स्ट चेंज कहाँ करना होता है, एडिट करना है। अगर इस पेज के अंदर जो वेब पेज चल रहा है तो हमें SRC नाम के फोल्डर में जाना है। देयर विल बी फाइल नेमिंग web.jsx, उसमें कुछ चेंज करो और उसको सेव करके दोबारा टेस्ट करो। तो यहाँ पर हमारे पास एक फाइल होगी, गो टू SRC फोल्डर, देयर विल बी फाइल हियर नेमिंग app.jsx, ये हमारे पास app.jsx फाइल है, ठीक है। तो इसके अंदर में क्या, ये ध्यान रखना कि जो रिटर्न वाला पार्ट है, रिटर्न के अंदर डिव दिखेगा यहाँ पर। रिटर्न के अंदर जहाँ से डिव स्टार्ट हो रहा है, जहाँ मेरा डिव लास्ट में क्लोज हो रहा है, इस कोड को मैंने डिलीट कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद मैं एक H1 लिख देता हूँ यहाँ पर, हेलो रिएक्ट वर्ड। देन रन इट अगेन, देखो ये आ गया। ये फर्स्ट चेंज था, हमारा सर्वर अभी भी वही चल रहा है, ठीक है, हेलो रिएक्ट। और ये CSS वगैरह कहाँ से चल रही है, ये देखो ऊपर, इनका कोई यूज नहीं है तो मैं हटा देता हूँ इनको भी। अब तुम यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमारे पास चला, ठीक है। एक तो ये फाइल है, और अगर इसको भी मैं हटा देता हूँ, काउंट को, काउंट की जरूरत नहीं है हमें। तो रेलो रिएक्ट वर्ल्ड अब भी आ रहा है। तो ये तो फर्स्ट चेंज था इंस्टॉलेशन के बाद। अब एक बार इसको समझना है, इसके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को पूरा समझना है कि इसके अंदर क्या है, कौन सी फाइल में क्या होता है। इतना कुछ इंस्टॉल करके देता है हमें जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो नोड मॉड्यूल को तो हमें टच करना ही नहीं है, इसके अंदर पैकेजेस होते हैं, इसको हमें कुछ नहीं करना। नीचे से रीड करते हैं वीट, तो वीट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वीट.fig.js, उसके इसके अंदर वीट के बारे में लिखा हुआ है। ये रिएक्ट को रन करता है यहाँ पर, ठीक है। बस इतना ही पता होना चाहिए। इसमें रीडमी फाइल पढ़ने के लिए होती है, इसमें कुछ अपना एक्स्ट्रा और भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। रिएक्ट के बारे में कुछ लिखा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो फाइल है वो है पैकेज.json। तो जेसन फाइल, जो जेसन पता कैसे लगता है कि जेसन है, जितनी भी कीज है वो किसमें होती है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर होती है, सबकी सभी कीज इन्वर्टेड कोमा के अंदर सभी कीज होती है, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर सारी कीज होती हैं। पैकेज.json, अब पैकेज.json की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो पैकेज.json में बता रहा है हमारे प्रोजेक्ट का क्या नाम रखा था। अब हमें ये चेक करना हो कि रिएक्ट का कौन सा वर्जन डला है, तो यहीं से पता लगेगा। यहाँ देखो डिपेंडेंसीज में 19.0.0, डॉम भी कौन सा है रिएक्ट का, 19.0.0, ये डॉम है, ठीक है। तो कौन सा तो रिएक्ट डला है, कौन सा डॉम डला है, दोनों चीजें यहाँ पर है, रिएक्ट एंड रिएक्ट डॉम। और पैकेज log.json में क्या होता है, जब भी हम कोई एक्स्ट्रा पैकेज इंस्टॉल करते हैं, तो डिपेंडेंसीज या पैकेज मतलब ये प्रोजेक्ट हमारा किस पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम MS ऑफिस इंस्टॉल करते हैं, तो MS ऑफिस के साथ क्या होता है, MS ऑफिस एक पैकेज हुआ पूरा, तो उसके अंदर क्या होगा, वर्ड भी चला जाता है, एक्सेल भी, पावर पॉइंट भी। तो ऐसे ही इसके अंदर होते हैं, हम जब हमें पैकेज की नीड होगी तो हम यहाँ पर और पैकेजेस भी हम इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। तो जितने भी पैकेज इसके अंदर ऐड ऑन करोगे रिएक्ट में, सभी की इन्फॉर्मेशन हमें डिपेंडेंसीज में मिलेगी कि वो पैकेज इंस्टॉल हुआ है या नहीं। और जब हम कोई पैकेज डालते हैं तो उसमें छोटे छोटे पैकेज और डल जाते हैं साथ में सब पैकेजेस, तो उनकी इन्फॉर्मेशन चेक करनी तो लॉग वीडियो। तो वेब पैकेज log.json वो बहुत बड़ी फाइल होती है, तो इसको हमें इतना पढ़ने का नहीं है, सिर्फ क्या क्या बना के देता है वो है। तो पैकेज.json एक इसकी समराइज्ड वर्जन है, क्या क्या हमारे पास डला हुआ है। ये मैं फाइलों के बारे में बता रहा हूँ कौन सी का। अगर पैकेज.json फाइल डिलीट होगी तो प्रोजेक्ट उड़ जाएगा सारा। अब
एक गिट इग्नोर के बारे में बात करो तो गिट हब पता होगा, तो कौन सा फोल्डर या कौन सी फाइल गिट हब पे नहीं भेजनी है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर रखते हैं। जो भी फाइल हमें गिट हब पे सेंड नहीं करनी होती है उसको इसके अंदर मेंशन कर देते हैं। जैसे कि फाइल लिखी है यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स, तो नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर कभी भी गिट हब पे सेंड नहीं किया जाता क्योंकि बहुत हैवी होता है। यहाँ देख सकते हो बहुत हैवी फोल्डर है, बहुत ज़्यादा फाइल्स हैं इसके अंदर। तो प्रोजेक्ट को रन करने के लिए नोड मॉड्यूल कंपलसरी है, बट गिटहब पे हम इसको सेंड करते नहीं। अब सामने वाले को कैसे मिलेगा ये? तो बाकी कंप्लीट प्रोजेक्ट उसके पास चला जाएगा बट नोड मॉड्यूल फोल्डर नहीं जाएगा। अगर उसको और नोड मॉड्यूल के बगैर प्रोजेक्ट चलेगा नहीं, तो उसको अगर अपने सिस्टम में नोड मॉड्यूल चाहिए तो वो क्या करेगा, एक कमांड रन करेगा npmi और नोड मॉड्यूल ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो नोड मॉड्यूल हमारा जो है प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। तो ESLint ये एरर्स के लिए पहले से इन्होंने बना के दिया हुआ है, तेरे हैंडलिंग के लिए होता है। अच्छा, अब आते हैं HTML का जो मेन फाइल है index.html, जहां से हमारा प्रोजेक्ट चलना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब तुम्हें यहाँ पे देखो वही HTML का कोड है कंप्लीट। तो यहाँ पे तुम्हें देखो स्क्रिप्ट एक डिव है, डिव के अंदर एक आईडी का नाम क्या है, रूट। आईडी का नाम रूट है और तुम्हें पता है आईडी को जावास्क्रिप्ट से कैसे एक्सेस करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी लगाकर। अभी ये मॉड्यूल वाला कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें समझा दिया है, टाइप मॉड्यूल क्यों लिखते हैं। और एक तो रिएक्ट के अंदर जब भी फाइल सेव करोगे, तो जब भी फाइल रिएक्ट में सेव करेंगे हम जावास्क्रिप्ट की, ठीक है, तो कोई भी फाइल जावास्क्रिप्ट की हम रिएक्ट में सेव करेंगे तो .jsx लगाएंगे हमेशा। फाइल का नेम होगा, फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं लेकिन उसकी जो एक्सटेंशन होगी वो .jsx होगी, क्योंकि ये JSX को सपोर्ट करता है। तो जावास्क्रिप्ट XML, तो JSX एक लैंग्वेज है छोटी सी, मतलब एक टर्म है वो यूज किया जाता है यहाँ पर। तो JSX को पढ़ेंगे बाद में क्या होता है। अभी फिलहाल फाइल जब भी यूज करोगे .jsx, देखो यहाँ पर भी main.jsx भी लगा हुआ है, app.jsx भी, हर फाइल के पीछे क्या लगा हुआ है, .jsx। अब देखो एट द एंड जब भी प्रोजेक्ट चलेगा तो index.html ही चलेगा, उसमें मेरा पूरा प्रोजेक्ट आएगा, चाहे उसके अंदर जावास्क्रिप्ट लगाओ चाहे बूटस्ट्रैप कुछ भी लगाओ उसके अंदर। तो फाइल, और देखो कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो वो एक डिव के अंदर समा जाएगा, कंप्लीट प्रोजेक्ट को कंट्रोल करेगा ये डिव, कितना भी बड़ा हो सिर्फ एक डिव के अंदर सारा प्रोजेक्ट आएगा। तो इसको चेक करते हैं कैसे। देखो यहाँ पे है आईडी है रूट, और स्क्रिप्ट में किसको कनेक्ट किया हुआ, main.jsx, जो कि कहाँ पर है, src फोल्डर में। तो main.jsx फाइल में चलते हैं। अब यहाँ पे देखो document.getElement by id, अभी मैंने आईडी बताई, वहां पे क्या थी, रूट। और रेंडर फंक्शन किसका है, रिएक्ट का। रेंडर रिएक्ट का अपना खुद का फंक्शन है। तो रेंडर का मतलब होता है किसी भी चीज को स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना। तो ये डिस्प्ले तो कराएगा बट किसको डिस्प्ले करा रहा है, देखो ये ऐप को डिस्प्ले करा रहा है, ऐप को। किसको डिस्प्ले करा रहा है, ऐप को। और क्रिएट रूट भी रिएक्ट का फंक्शन है, तो डिस्प्ले किसको करा रहा है, ऐप को। अब ऐप फाइल पे जाओ, ये ऐप फाइल है, यहाँ पे देखो जावास्क्रिप्ट सबने पढ़ी है, तो यहाँ पर एक फंक्शन बना रखा है ऐप, और मैंने अभी बताया था एक्सपोर्ट वगैरह कर सकते हैं इसको। एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि इस ऐप फंक्शन को मैं किसी अदर फाइल में यूज कर सकता हूँ। तो हम जब दूसरी फाइल में जाएंगे तो यूज किस में कर रहे हैं, ऐप में। पता है कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो कुछ इस तरीके से कॉल करते हैं, तो यहाँ पर ऐसे ना कॉल करके रिएक्ट में इसको किस तरह से कॉल किया गया है, HTML के टैग की तरह। तो वो फंक्शन नहीं है, वो कंपोनेंट है। कंपोनेंट क्या होता है समझेंगे अभी। देखो उसको कॉल किया हुआ है, तो जब हम इसको कॉल करेंगे तो चलेगा। चल क्या रहा है, ऐप। ऐप में जाएगा और ऐप के अंदर क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इसका वर्किंग मैकेनिज्म कुछ ऐसे है, काम करने का जो मेथड है वो ऐसे ही चलता है। चलता तो HTML ही है, बट HTML ही चलता है। तो एंट्री पॉइंट तो ये है, और मेन फाइल कौन सी है, ऐप। तो सबसे पहले हमारा ऐप चलता है, ऐप को कॉल करेगा, ऐप को करेगा कौन, मेन फाइल। और ये जो कॉल हुआ है किसमें हुआ है, index.html। देखो ये रहा, यहाँ पे अगर प्रॉपरली चेक करोगे app.jsx, main.jsx, तो इसमें देखो
इसने क्या किया, ऐप को कॉल किया किसमें, रूट के अंदर। रूट क्या है, एक डिव है, डिव किसमें है, ये बना हुआ, मतलब एक आईडी है। तो इस डिव के अंदर यहाँ पे मेरा पूरा प्रोजेक्ट बनकर आ जाता है। तो इतना छोटा सा ही कोड लिखा होता है HTML में, जिसमें सारा कंप्लीट प्रोजेक्ट समा जाता है, कितना भी बड़ा हो जाए। तो ये इसका वर्किंग मैकेनिज्म है, रिएक्ट काम कैसे करता है। फाइल हम कितनी भी बना सकते हैं एक्स्ट्रा, जितनी चाहे उतनी फाइलें बना सकते हो। तो मेन डॉट JSX और CSS जो ये यहाँ पे चल रहा है अभी, जो कलर वलर सेंटर में आ रहा है CSS से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो index.css में CSS लिखी हुई है, और एक है app.css, इसमें भी CSS। अगर मैं इसको कंट्रोल A करके डिलीट कर दूँ CSS को, और मेन डॉट, एक फाइल कौन सी थी, app.css की फाइल डिलीट हो गई, index.css, कंट्रोल A करके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो देखो मेरा कोई भी CSS नहीं आएगा, सिंपल चलेगा हेलो रिएक्ट वर्ल्ड। तो अब ये फाइल चल कैसे रही है, तो देखो मेन के अंदर हमने इंपोर्ट किया हुआ CSS फाइल को, क्योंकि इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलेगा बार बार, तो इसको इंपोर्ट किया हुआ है। और app.js में जाएंगे, देखो ऐप की CSS को इंपोर्ट किया हुआ है। तो अगर मैं app.css में कुछ भी लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, बॉडी करें, और इसको मैं लिख दूं कि टेक्स्ट सेंटर, कि क्या करेगा, जितना भी को अलाइन आइटम टेक्स्ट अलाइन आइटम सेट, या टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये CSS मेरी वही चलेगी, वो सेंटर में आ गया, ठीक है। तो ये एक इसका बेसिक मैकेनिज्म है, रिएक्ट चलता है कैसे। पहले एक एक चीज को समझना है, कौन सी फाइल कहाँ से जा रही है। और अगर इमेजेस वगैरह रखनी है तो इमेजेस एसेट्स में भी रख सकते हो, पब्लिक फोल्डर के अंदर भी इमेजेस स्टोर कर सकते हो, जितने भी स्टैटिक फाइल्स होंगे, ठीक है। तो ये ऐसे हमारा चल रहा है, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम और CSS की फाइल नहीं बना सकते, जितनी चाहे उतनी CSS की फाइल्स बना सकते हो, उतनी JS की फाइल इसमें बना सकते हो। बट app.jsx और main.js फाइल तो इसमें रहेगी ही रहेगी, इसके अलावा एक्स्ट्रा कितने भी बनाओ चाहे। ठीक है, ये इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर था, कौन सी डायरेक्टरी में क्या, कौन से फोल्डर में क्या है, और कैसे ये काम करता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो ये है कि इसने तो कॉल ऐसे किया हुआ है HTML के टैग की तरह, यहाँ देखो टैग की तरह कॉल किया हुआ है। तो ये फंक्शन नहीं है, रिएक्ट में हम इसको कंपोनेंट बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं रिएक्ट के अंदर। अब कंपोनेंट होता क्या है, कैसे काम करता है, वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तब तुम्हें थोड़ा सा और क्लियर होगा। तो रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट कैसे बनता है, देखो ये तो जावास्क्रिप्ट का कोड है हमारे पास। JS में जब हम फंक्शन बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, हाँ, फंक्शन किसी भी टाइप का हो सकता है, फंक्शन एरो भी हो सकता है, एनोनिमस भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है फंक्शन। फंक्शन जैसे हमने बनाया ऐप, और इस फंक्शन के अंदर क्या पास कर सकते हो, इस फंक्शन के अंदर हम रिटर्न यूज कर सकते हैं, ठीक है, रिटर्न में कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट्स या परम्स पास कर सकते हैं, पैरामीटर। और जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो क्या लगाते हैं, ऐप, और इसके अंदर हम क्या पास कर देते हैं, ARGS। ये तो जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स है, जावास्क्रिप्ट में जब हम फंक्शन बनाते हैं। तो रिएक्ट में भी फंक्शंस तो ऐसे ही बनेंगे, बट बात यहाँ पर आती है कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट कैसे बनता है, कंपोनेंट बनता है इसके अंदर, रिएक्ट के अंदर। तो कंपोनेंट कैसे क्रिएट होगा, तो जब हम कंपोनेंट बनाते हैं रिएक्ट के अंदर तो फंक्शन ही लगता है, कंपोनेंट बनाते वक्त भी हम फंक्शन का ही यूज करते हैं। बट जब भी कंपोनेंट बनता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी कंपोनेंट बनेगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। नाम कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया ए, ये कंपोनेंट है एक, ठीक है। और जो ये कंपोनेंट के अंदर, जैसे कि यहाँ पे प्रम्स जाता है, पैरामीटर जाते हैं फंक्शन में, तो इसके अंदर जब भी हम कोई चीज पास करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रॉप्स। ये ध्यान रखना, प्रॉप्स कहते हैं उसको, प्रॉपर्टीज। तो रिटर्न तो ये भी करेगा, तो रिटर्न हम इसके अंदर भी यूज करते हैं, रिटर्न।
तो जब हम रिटर्न करते हैं तो रिटर्न के अंदर क्या जाता है, JSX का कॉन्सेप्ट हम इसमें रिटर्न करते हैं, JSX रिटर्न होता है इसमें। रिटर्न क्या होगा, JSX। अभी JSX हमारा रिटर्न हुआ तो बिल्कुल वैसे ही बनाया जैसे उसमें हमने बनाया था, बट इसको कॉल कैसे करोगे, इसको कॉल करेंगे HTML के टैग की तरह, क्योंकि ये कंपोनेंट है तो HTML टैग जैसे कॉल होता है, HTML टैग जैसे ऐसे कॉल होगा। और इसके अंदर भी जैसे कि हम यहाँ आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, तो इसके अंदर हम जो भी पास करेंगे उसको भी हम क्या कहते हैं, प्रॉप्स, ठीक है। और इसके रूल होता है, HTML का रूल मतलब रिएक्ट में रूल होता है, कोई भी टैग लगाओगे, चाहे HTML का टैग लगाओ चाहे कंपोनेंट का, वो ऑलवेज क्लोज होना चाहिए, नहीं तो रिएक्ट एरर देता है। इसको क्लोज करना मैंडेटरी होता है रिएक्ट के अंदर, या तो ऐसे क्लोज करो ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग, या फिर इसको सेल्फ क्लोज करो, ये ध्यान रखना है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। जिस तरह से हम एक फंक्शन को जितनी बार चाहे उतनी बार कॉल कर सकते हैं, सिमिलरली द सेम वे कंपोनेंट कैन बी कॉल्ड एज मेनी एज टाइम्स यू वांट एज वेल, तो इसको भी कितनी बार भी कॉल करो उतनी बार किया जा सकता है, ठीक है, जितनी बार चाहो उतनी बार इसको कॉल कर सकते। तो कंपोनेंट में और फंक्शन में इतना सा डिफरेंस है, कंपोनेंट का फर्स्ट लेटर कैपिटल है तो कंपोनेंट कंसीडर किया जाएगा और वो HTML के टैग की तरह कॉल होगा। नॉर्मल फंक्शन तो जैसे कॉल करते थे वैसे ही कॉल होता है। तो रिटर्न के अंदर हम क्या लिखते हैं, JSX। JSX का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हम डायरेक्ट HTML CSS जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, हमें कहीं स्क्रिप्ट टैग बॉडी टैग स्टाइल टैग लगाने की जरूरत नहीं है। यही JSX पावर देता है रिएक्ट को। तो मैं एक कंपोनेंट बना के कॉल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे SRC के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया, फोल्डर का नाम रख दिया है कंपोनेंट्स, ये फोल्डर बनाया है। अब इस कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर मैंने इसका नाम बनाया home.js। तो कंपोनेंट जब भी बनाओ देखो फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है, आई रिपीट अगेन फर्स्ट लेटर विल बी इन कैप्स, अदरवाइज एरर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम बनाते हैं, कैसा भी फंक्शन बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा फंक्शन, इसका नाम मैंने लिखा होम ही रखा, और इधर हम क्या लिखेंगे, रिटर्न। तो मैं रिटर्न के अंदर JSX लिखते हैं, तो रिटर्न कर रहा है ये फंक्शन, तो क्या फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो मैंने कहा कि div, ठीक है, या फिर डायरेक्ट कर दो, मैंने कहा कि H2 को रिटर्न करो और इसमें लिख दो कि दिस इज होम पेज, दिस इज होम पेज। अब ये बन गया, इसको यहाँ से कर देना है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और इसका नाम था सेमीकोलन, लगाओगे तब भी चल जाएगा, नहीं लगाओगे। अब देखो ये हमने फंक्शन बना दिया, एक कंपोनेंट बना के रख दिया। अब इस कंपोनेंट को कैसे चलाएंगे, जब इसको कॉल करेंगे तभी चलेगा। तो मैं इसको मेन app.jsx फाइल है उसमें कॉल करता हूँ, तो हेलो रिएक्ट वर्ल्ड के नीचे मैं इसको कॉल करता हूँ और उसका नाम क्या है, कंपोनेंट होम। तो मैं यहाँ उसको कॉल करता हूँ HOME, होम को मैंने यहाँ पे कॉल किया, और ये इंपोर्ट भी होगा, ध्यान रखना है। अगर इंपोर्ट देखो इंपोर्ट भी होगा, अगर इंपोर्ट नहीं किया तो एरर आएगी, इसलिए मैंने वहाँ पे जावास्क्रिप्ट में रिएक्ट स्टार्ट करने से पहले मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट बताया है। और जब हम इसको कॉल करेंगे तो ये ओपनिंग टैग भी क्लोजिंग टैग आए। अब इसका रिजल्ट देखो, तो यहाँ पे देखो आ गया दिस इज होम पेज, ठीक है, होम पेज जो भी इसमें लिखा है, तो ये मेरा डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो गया। अगर मैं इसको क्लोज नहीं करता हूँ, क्लोजिंग टैग यूज नहीं करता, तो ये एरर देगा। यहाँ पर एरर देगा कि अनटर्मिनेटेड JSX कंटेंट्स, JSX का जो कंटेंट है उसको टर्मिनेट नहीं किया। या तो इसको सेल्फ क्लोज कर दो यहाँ पर, या ओपनिंग क्लोजिंग लगाओ तो चल जाएगा। तो अनटर्मिनेटेड JSX कंटेंट का मतलब यही होता है कि कोई ना कोई टैग हमने क्लोज नहीं किया, चाहे वो कंपोनेंट का हो चाहे नॉर्मल HTML का ही कोई ना हो। अगर मैं यहाँ पे BR टैग लिखता हूँ और इसको क्लोज नहीं करता हूँ तो भी एरर देगा, देखना ये भी एरर देगा।
ठीक है, अनटर्मिनेटेड। तो बी आर टैग भी क्या होगा, इसमें हर टैग क्लोज होता है रिएक्ट में। अभी चला तब इसके अंदर लाइन हमें देखने को मिलेगी। बी आर से नहीं, लाइन किससे आती है, एच आर से। ठीक है, तो एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। तो JSX का रूल है। और अगर जावास्क्रिप्ट लिखना है तो रिटर्न से पहले कोई भी नॉर्मल जावास्क्रिप्ट जैसे लिखते थे, टाइटल मैंने लिखा है एप्रोन। अब इसको एक्सेस कैसे करोगे, अगर एक्सेस करना है जावास्क्रिप्ट को S3, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइटल। ठीक है, अभी फिलहाल मैंने टाइटल लिखा, देखो फिर से इसने एरर दी है, अब की बार एरर चेंज है। और एरर में ये कह रहा है कि JSX एलिमेंट मस्ट बी रैप्ड इनसाइड एन एनक्लोजिंग टैग। तो ये जो फ्रेगमेंट है JS का, या तो इसके अंदर रखो या डिव के अंदर रखो। HTML की सिंगल लाइन तो चल जाएगी, देखो सिंगल लाइन में एरर नहीं दे रहा, चल रही है। बट मोर देन वन लाइन से HTML की अगर रिटर्न के अंदर, तो उसको हम डायरेक्ट नहीं चला सकते। उसके लिए हमें इन जितनी भी लाइनें होंगी इनको डिव टैग के अंदर रैप करके चलना पड़ेगा, तभी डिव के अंदर कितना भी बड़ा कोड लिख सकते हो, एग्जीक्यूट हो जाएगा। रूल्स रेगुलेशन का बहुत ध्यान रखना है इसमें। अब चल गया टाइटल। तो अगर हम इस डिव को नहीं लिखते एम्प्टी अंदर, इसको कहते ऐसे लिखते हैं, ये ओपनिंग ये क्लोजिंग, तो इसको हम फ्रेगमेंट बोलते हैं यहाँ पर। और सिंथेसाइज्ड सुगर फॉर्म भी कहा जाता है। तो या तो डिव लिखो या फिर एम्प्टी एंगल ब्रैकेट यूज करो, सिंथेसाइज्ड सुगर फॉर्म, ये एग्जीक्यूट हो जाता है, एरर नहीं आती। बट हमें टाइटल को एक्सेस करना है, तो ये तो टाइटल तो आ ही नहीं रहा और डायरेक्ट टाइटल आ रहा है। तो वो जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल, अगर JS के वेरिएबल को एक्सेस करना है तो यहाँ पे करली ब्रैकेट, जब भी जावास्क्रिप्ट का कोई भी कॉन्सेप्ट, कुछ भी कॉन्सेप्ट रिटर्न के अंदर लिखोगे JSX के अंदर, तो जावास्क्रिप्ट का कुछ भी लिख रहे हो तो हमेशा सिंगल करली ब्रैकेट यूज होगा। और इसके अंदर फिर डायरेक्ट चला सकते हो जावास्क्रिप्ट। तो वेरिएबल क्या है, देखो इसमें लिख दिया मैंने टाइटल, तो मुझे कोई कंसोल वंसोल लगाने की थी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, देखो ये टाइटल आ गया है, डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो गया, तो डायरेक्ट चल जाता है। और अगर CSS चलानी है तो CSS भी चला सकते हो, CSS डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे स्टाइल। बट CSS सिंगल करली ब्रैकेट में नहीं चलेगी, डबल करली में CSS चलती है। जैसे मैं इसका कह देता हूँ कलर इसका क्या कर दो, रेड, तो इसका कलर क्या हो गया, रेड। ये ध्यान रखना है, इसका जैसे इसमें काम होता है वैसे ही करना है। ठीक है, तो कंपोनेंट कैसे बनता है, उसको कॉल कैसे करते हैं, उसको इंपोर्ट वगैरह करना, ये सब कुछ। तो चला के देख रहा है तो चला के देख सकता है, कंपोनेंट्स वगैरह बना के। तो मैं इस फ्रेगमेंट के अंदर जो भी यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, इसमें कमेंट कुछ ऐसे बनता है, यहाँ पर जो भी मैं लिख रहा हूँ ये क्या है, ये कंप्लीटली JSX है जो यहाँ पे लिखी जा रही है फ्रेगमेंट की, JSX। आज की क्लास नहीं देख रहा क्या, आज की क्लास नहीं देख रहा क्या? तो पूरा आप बता रहे हो कॉम्प्लिकेशन तो पुरानी क्लास देख लो। आज का तो फर्स्ट क्लास था रिएक्ट का, ये क्यों नहीं देख रहा है? मैंने आपसे तो पूछा, आपने बोला ये रेट बढ़ चुका है, रेट पढ़ा रहा हूँ मैं पुरानी देख लेता हूँ। तो ये भी तो बोला था मैंने कि फर्स्ट क्लास रिएक्ट की आज की। मैं इस पे गौर नहीं किया हुआ। स्क्रीन ऑन किस लिए कर रखी है मैंने? फर्स्ट क्लास की है, प्लस क्लास है, रिपीट थोड़ी ना होगी बार बार। जावास्क्रिप्ट को तो पढ़ लेगा घर पे, वो तो रिकॉर्डिंग है ही उसके अंदर। वो तो है मेरे पास। रिएक्ट पे फोकस करना जरूरी है, समझ में नहीं आएगा, पहली क्लास स्किप होगी तो बाउंस हो जाएगा सारा। बाउंस तो फिर भी हो जाएगा, 20 की क्लास छूट चुकी है इसलिए। बाउंस तो फिर भी चला जाएगा, 20 की क्लास छूट गई है। रिएक्ट की तो नहीं छूटी है ना बीच की क्लास? नहीं। फिर
रिएक्ट की तो फर्स्ट क्लास थी, इंस्टॉल वगैरह सब कुछ करा रहा था, पहले ही क्लास है ना रिएक्ट की। नहीं वो तो मैं वीडियो के अकॉर्डिंग मैं सीख लूंगा उनको, वो इंस्टॉल वाला, उसमें कोई दिक्कत इतना नहीं कुछ बाउंस नहीं होगा, फंक्शन बनाना आता है, वेरिएबल बनाना आता है, चीज लगानी, इतना कुछ क्या बाउंस हो रहा है इसमें? बाकी तो सब मैं इसमें बता ही रहा हूँ। है। मैं जब भी कोई चीज शुरू करता हूँ ना सर, तो मेरे बीच में कुछ ना कुछ फंस ही जाता है। इस बार मेरी शादी फंसा दी बीच में। हाँ तो वो तो आ चुका था, उसके बाद तो शादी के बाद तो आ गया था, आ नहीं गया था। वो तो भाई की शादी अब मेरी ही हो रही है अब। वही है ना, पहला तो चीजों से निपट ले। लेकिन तो मैंने बोला था उनसे अभी रुक जाओ थोड़ा, अक्टूबर के बाद देख लेना। वो तो कोई नहीं देखता है, ठीक है, बोलने का तो सबका होता है, बट कोई नहीं देखता, क्योंकि आजकल का ट्रेंड ऐसा है, 6 महीने वैसे बात की, बातों बातों में टूट जाता है रिश्ता, समझ गया, बातों बातों में टूट जाता है, इसलिए यार कोई लड़की वाला यही सोचते हैं कि जल्दी से निपटा दें। मैं भी तो वैसे तो पिछले जब मैं शादी किया था पिछली बार, तभी देख के आया था, तो अगले महीने की निकाली है डेट फाइनल। तो पढ़ाई पे ध्यान रखो अपना, जो भी है। वो तो सब देखो चीज़ें सारी मैनेज करके चलनी पड़ती है, बिल्कुल पढ़ाई अपनी जगह है, वो भी एक ज़रूरी पार्ट है लाइफ का, ठीक है, क्योंकि एज निकलने के बाद वो नहीं होती, बिल्कुल। सारी चीज़ें अपनी जगह टाइम पे होनी मेरी बुआ चाहिए। के 6 लड़के हैं, एक की शादी हो और किसी की हुई नहीं अभी तो तक। मैं क्या कह रहा हूँ, हर चीज़ टाइम पे अच्छी लगती है। लेकिन उनके में एक दिक्कत थी, लड़के सारे अच्छे हैं, उम्र के हिसाब से भी शादी हो जाएगी, लेकिन कोई फर्क है ना, उनके पास खेती बाड़ी नहीं है, गाँव में रहते हैं, खेती बाड़ी कम है। अब मान के चलो 6 लड़के हैं, 5 बीघा खेती, किसमें कितना ही जाएगा। देखो किस में कितना जाएगा ये नहीं कह रहा, ठीक। सुनो, जो भी करना आप करते रहो, मैं जा रहा हूँ कोचिंग। मैं बार बार अपना गैप नहीं कर सकता, बार बार मेरी क्लास खराब हो रही है बार बार। मैं आप पहली क्लास में 20 महीने की पहली क्लास में तो ले लेता हूँ, चल के आज बात करके वो तुमसे आज आप मुझे इसमें ऐड कर दो जो पुरानी क्लास। कंपोनेंट बता दिए मैंने, यहाँ पे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, कोल कैसे होता है, कंपोनेंट बनता कैसे है, और जेएसएक्स को हम जेएसएस के अंदर जावास्क्रिप्ट के वैल्यू देखो, एचटीएमएल डायरेक्ट लिख की जाती है, एचटीएमएल में कोई रूल नहीं है, एचटीएमएल को डायरेक्ट लिख सकते हो। रूल किसके लिए है, जेएसएस जावास्क्रिप्ट एक्सेस करोगे तो सिंगल करली ब्रैकेट, और सीएसएस लिखोगे तो डबल करली ब्रैकेट, ये दो रूल्स हैं यहाँ पर, एचटीएमएल डायरेक्ट चलेगा। तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पे देखी जा रहा है, अगर तुम एंगुलर भी यूज करोगे तो तुम्हें ना हर जगह पे फाइल अलग बनानी पड़ती है, एचटीएमएल के अलग से, सीएसएस के अलग से, जावास्क्रिप्ट के अलग से। लेकिन जेएसएक्स रिएक्ट एक ऐसा है कि एक ही फाइल में मैं सारी चीजें यूज कर रहा हूँ ना, तो हमने देखो यहाँ पर हम चला रहे हैं, जेएस भी चल रहा है, सीएसएस भी चल रहा है, और एचटीएमएल ना, तो कहीं एचटीएमएल बॉडी लग रहा है, ना कहीं स्क्रिप्ट लग रहा, ना कहीं ऊपर लगता है लिंक वगैरह के टैग लग रहे हैं, डायरेक्ट चल रहा है, यही पावर है रिएक्ट की जीएसएक्स। एंगुलर में हर फाइल अलग बनेगी। एंगुलर में सेपरेट बनती है, इसीलिए तो ज़्यादा स्पीड रहती है एंगुलर से, सबसे फास्ट यही चलता है रिएक्ट। फास्ट वो भी है, सिंगल पेज एप्लीकेशन एंगुलर भी बनाता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में फास्ट रिएक्ट ही है, जब एक फाइल पे पूरा सारा काम हो रहा है तो फिर अलग मैनेज करना आसान होता है एक तो। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब इसको बनाया था और जब इसको इंट्रोड्यूस करने जा रहा था जिसने फेसबुक ने, तो लोग उसको पागल समझ रहे थे, तीनों फाइलें एक में कैसे चला दी। बाद में धीरे धीरे ये पॉपुलर हुआ कि क्योंकि सारी फाइल अलग बनती थी और फिर कनेक्ट होती थी। यानी पहले एंगुलर था, उसके बाद रिएक्ट आया। एंगुलर था पहले, रिएक्ट बाद में आया। ऐसे तो व्यू भी है, व्यू बाद में आया, व्यू जेएस रहा, नेक्स्ट जेएस रहा, काफ़ी है फ्रेमवर्क, रिएक्ट के बाद ही नेक्स्ट जेएस आया। और कोई भी फ्रेमवर्क करोगे तो कंपोनेंट बेस्ड होगा, सभी फ्रेमवर्क्स में कंपोनेंट्स बनते हैं, कोई भी फ्रेमवर्क हो चाहे,
चाहे वो फ्रंट एंड का उठा लो, चाहे तुम बैक एंड का उठा लो, किसी भी लैंग्वेज का उठा लो, चाहे पाइथन का फ्रेमवर्क हो, ठीक है, चाहे जावा का हो, चाहे पीएचपी का हो, हर फ्रेमवर्क में क्या चलेगा, कंपोनेंट। कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर चलता है हर जगह पे। चलो अब हम इसके अंदर एक कंपोनेंट मैंने यहाँ पे बना दिया, इसको चलाया है, किसी और कंपोनेंट को बना सकते हो, कंपोनेंट ही बनाना तुम्हारा टारगेट है आज ज़्यादा। जैसे मैं यहाँ बनाता हूँ अबाउट, तो क्या बताया था, जब भी कंपोनेंट बनाओगे उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल, .jsx लगेगा। अब कंपोनेंट फंक्शन है, फंक्शन को तुम एरो फंक्शन ऐसे भी बना सकते हो, कॉन्स्ट अबाउट, ये कैसा फंक्शन हो गया, एरो फंक्शन हो गया, चाहे नॉर्मल बना दो चाहे एरो बना दो, दोनों चलेंगे। बट इसके अंदर भी क्या लगेगा, रिटर्न, और यहाँ पे मैं एक डी बनाकर इसके अंदर मैं लग लेता हूँ फोर, दिस इज अबाउट पेज, ठीक है। और इसको यहाँ से क्या करना है, एक्सपोर्ट करना मैंडेटरी है, या तो नीचे लिखो एक्सपोर्ट, अभी बताया था एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अबाउट, क्योंकि यहाँ से एक्सपोर्ट करोगे तभी इसको अदर फाइल के अंदर यूज कर सकते हो। तो नीचे लिखना जरूरी है, ऊपर कहीं भी लिख सकते हो, हर जगह एक्सपोर्ट होना चाहिए, ऊपर लिखो नीचे लिखो कहीं लिखो जाए, एक्सपोर्ट होना मैंडेटरी है। अब मैं इसको चलाना है तो कहाँ चलाता हूँ, ऐप में, यहाँ चलाना है इसके नीचे, उसको कॉल करो, कॉल कैसे होगा, HTML के टैग किधर है, ABOUT अबाउट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अबाउट। अब ये अबाउट क्या है, इंपोर्ट नहीं हुआ है, देखो अबाउट को मैंने इंपोर्ट नहीं किया, तो एरर क्या देखने को मिलेगी, एरर आएगी, पहले तो ये अनटर्मिनेटेड JSX आ गया, ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज, ये क्लोज हो गया। अब एरर क्या आएगी, अब एरर कंसोल में चेक कर लो, कंसोल में मिलती है एरर्स, ये स्पेशली ध्यान रखोगे कि ये एरर कब आती है, तो एरर क्या आई है, नॉट डिफाइन की, नॉट डिफाइंड का एरर मत का ये मत, मोस्टली यही एरर मिलेगी। नॉट डिफाइंड के एरर का मतलब होता है कि वो चीज़ इंपोर्ट नहीं कर रखी ऊपर, चाहे वो किसी भी चीज़ की आ रही हो। तो नॉट डिफाइंड जो एरर होती है वो तभी आती है जब हम उसको इंपोर्ट करना भूल जाएं। हमने एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट नहीं किया, सीधा डायरेक्ट यूज कर दिया। इंपोर्ट तो होम को किया है ना, अबाउट को थोड़ी ना किया है। हम यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट अबाउट फ्रॉम, अब बताना पड़ेगा कहाँ पर है अबाउट, अबाउट कंपोनेंट फोल्डर में है, तो डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश अबाउट, उसका पूरा पाथ मेंशन करना पड़ेगा ऊपर। अब जैसे ही करेंगे चल गया, अब ठीक है, कोई एरर नहीं है, यहाँ चल गया, दिस इज अबाउट पेज, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है। अब हम इंपोर्ट दूसरे तरीके, एक्सपोर्ट में दूसरे तरीके से कर रहा हूँ इसको, अबाउट को यहाँ की बजाय इसको कट करके यहाँ भी लिख सकते हो, एक्सपोर्ट, साथ में ही लिख सकते हो क्या, एक्सपोर्ट। अभी भी मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो क्या मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिख सकता हूँ यहाँ पर, अब एरर देगा ये। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कॉन्स्ट के साथ डायरेक्ट नहीं लिख सकते, या तो एक्सपोर्ट से काम चला लो सीधा बस, फिर यहाँ पर भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट तो कर रखा है बट ये एरर देगा एक। अब जो एरर यहाँ पे देखने को मिलेगी वो क्या होगी, एरर्स की सबसे बड़ी परेशानी, एरर्स को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर एरर क्या आ रही है, डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम्ड डिफॉल्ट, इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि हमने डिफॉल्ट नहीं लगाया, यही कहना चाह रहा है। तो जब हम डिफॉल्ट नहीं लगाते और इंपोर्ट करते हैं तो करली ब्रैकेट को यूज, इसको किसमें रखना पड़ेगा, करली ब्रैकेट। अगर एक्सपोर्ट किया है विदाउट डिफॉल्ट तो किस में रहेगा, इंपोर्ट करली ब्रैकेट में, और डिफॉल्ट लगा के किया है तो करली ब्रैकेट नहीं लगेगी, ये रूल है। डिफॉल्ट के साथ एक्सपोर्ट करोगे तो इंपोर्ट करते वक्त करली ब्रैकेट नहीं लगेगी, और विदाउट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करोगे और इंपोर्ट करोगे तो करली ब्रैकेट लगेगी, ये रूल है। नहीं तो एरर मिलेगी एक्सपोर्ट नेम्ड डिफॉल्ट, यही एरर मिलेगी। अब ये चल जाएगा, वो एरर भी चली जाएगी, चल गया। ये कॉन्सेप्ट, ये एरर्स अलग अलग टाइप्स की आती है, जब एरर करोगे तो एरर को निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे सर्वर है, सर्वर एरर फेंकेगा तुरंत।
और इंपोर्ट नहीं आता है तो हमें कई बार क्या होता है ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाता है। अगर ऑटो इंपोर्ट नहीं हुआ है तो ऊपर टाइप करना पड़ेगा। और हम एक्सपोर्ट ऐसे भी लिख सकते हैं इधर अबाउट, तो एक्सपोर्ट मैंने इधर लिखा तो एक्सपोर्ट को मैं यहाँ पे एक बजाय कहाँ लिख सकता था नीचे, तो नीचे लिखूंगा तो डिफॉल्ट नहीं लगाना चाह रहा तो यहाँ पर भी मैं क्या लूंगा कर्ली ब्रैकेट यूज करूंगा तो ये भी चल जाएगा। तो देखो अलग अलग तरीके हैं उसको लिखने के, कौन सा डेवलपर क्या लगाता है, कोई सबसे चलेगा, ऊपर लिखने से भी चलेगा नीचे से भी चलेगा, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वे से इसको लिखा जा सकता है। जिसको जो आसान पड़ जाए वो कर दे। पता होना चाहिए कि ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब सामने वाले ने कुछ और लिख दिया और हमें पता है कि मेथड, उसका गलत थोड़ी ना है वो। बिल्कुल कोई बात नहीं। हम कोई भी यूज कर सकते हैं, समझने के लिए सारे पता होने चाहिए। ज्ञान सारा होना चाहिए अपने हिसाब से। हाँ वही ना, मैं लॉजिक है, मुझे तो एक लॉजिक पता है, बिल्कुल। सामने वाले ने दूसरा लगाया तो समझना पड़ेगा ना, आंसर तो उसका भी अरे थोड़ा गलत लिखा कर दिया इसने, ठीक है सब कुछ। अब मान लो कि हम ये प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है और वो क्वेश्चन दे रहा है, फिर हमें कह रहा है इसका सेलिंग प्राइस या इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब कौन सा फॉर्मूला लगा के निकाल रहा है, फाइनली क्या मिल रहा है, कॉस्ट प्राइस, वही आया ना, उसको कॉस्ट प्राइस निकालना, वो कैसे शॉर्ट ट्रिक लगा रहा है, क्या कर रहा है, रिजल्ट फाइनली मिल रहा है, वही चीज यहाँ पर है। पूरा मैथमेटिक्स होता है कंप्यूटर की जितनी भी लैंग्वेजेस होती है, लॉजिक इसीलिए होता है, मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट होता है कि हमें कॉन्सेप्ट बताओ क्या, वो पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, लॉजिक क्या, वो कुछ भी लग सकता है। इसका मतलब मैं यहाँ पे कंपोनेंट बनाना सिखा रहा हूँ, कंपोनेंट किसी भी तरीके से बन सकता है, कंपोनेंट कहीं भी एक्सपोर्ट होता है, कहीं भी इंपोर्ट हो सकता है, कुछ भी जा सकता है। तो अगर हमें इसमें कनेक्ट करना है किसको, बूटस्ट्रैप को, वो भी कनेक्ट हो जाएगा, तो भी बूटस्ट्रैप कनेक्ट कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन में गए, गेटिंग स्टार्टेड, तो बूटस्ट्रैप का लिंक चाहिए हमें, ये रहा बूटस्ट्रैप का लिंक, उसको उठाएंगे। और बूटस्ट्रैप का लिंक कहाँ लिखते आए थे अभी तक, HTML में, तो इसमें HTML की फाइल ये इंडेक्स यहीं पे डाल दो ऊपर टाइटल में, किसके अंदर डलता है लिंक, CSS, यहाँ पर उसको डाल दो, उठाकर पेस्ट कर दिया लिंक को, हो गया बूटस्ट्रैप कनेक्ट। कनेक्ट हो गया होगा तो क्या होगा, थोड़ा सा फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया, कनेक्ट हो चुका है। किसी को चेक करना है तो चेक करके देख सकते हो कि हुआ भी है या नहीं। तो मैं किसी एक में बटन बना के देख लेता हूँ, app.jsx, यहाँ पे मेरे पास एक कंपोनेंट है अबाउट, ठीक है, तो अबाउट वाले कंपोनेंट में एक बटन बना देते हैं यहाँ पर, और बटन जिसे मैंने लिख दिया एडमी, और बूटस्ट्रैप की क्लास लगा देंगे डायरेक्ट। अब यहाँ पे क्लास वर्ड यूज नहीं होगा, क्या होगा, क्लास नेम, यहाँ पे क्या यूज होता है, क्लास वर्ड यूज नहीं होता, क्लास नेम होता है। रीजन क्योंकि क्लास पहले से रिजर्व है उप्स के लिए, क्योंकि उप्स में क्लासेज लगती है, इसलिए क्लास इसमें नहीं लगता। तो BTN प्राइमरी बन गया बटन, पता आ गया कलर, इसका मतलब क्या है, बूटस्ट्रैप चल रहा है। बूटस्ट्रैप में तो कलर का भी वो तो वो तो क्लासेस काम करती हैं डायरेक्ट। अच्छा, कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट बना सकते हैं जिसको क्या कहते हैं, नेस्टेड कंपोनेंट, जैसे फंक्शन के अंदर फंक्शन बना सकते हो, सेम कॉन्सेप्ट इसमें कि कंपोनेंट के अंदर भी क्या कर सकते हो, कंपोनेंट बना सकते हो। मान लो अबाउट है, ये अबाउट का कंपोनेंट है, तो मैं इसी के अंदर ऊपर एक कंपोनेंट बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने नाम रखा प्रोफाइल। कंपोनेंट की पहचान क्या है, फर्स्ट लेटर कैपिटल, तो इसमें मैं लिखता हूँ यहाँ पर रिटर्न, और इसमें लिख दिया कि
इरेज यूर कोड। अब देखो इसमें कितना भी बड़ा कोड हो सकता है, ये तो बस खाली मैं एक लाइन लगा के चला के दिखा रहा हूँ कि काम करता है नहीं। तो इसको कॉल करेंगे तभी चलेगा। तो मैं कॉल कहाँ कर लेता हूँ, अबाउट में ही नीचे कॉल कर दिया, चलो ऐड में नीचे प्रोफाइल कॉल हो गया। तो वो कंपोनेंट ये कंपोनेंट एक ही स्पेसिफिक कॉल कर इसको एक्सपोर्ट नहीं करना क्योंकि मैं सेम में यूज़ कर रहा हूँ, तो एक्सपोर्ट करने की क्या जरूरत है। एक्सपोर्ट तो तभी करना जब दूसरी जगह यूज़ होगा। आ गया हियर इज योर प्रोफाइल। कुछ भी को हम इसमें कुछ डेटा भी पास कर सकते थे। जैसे मान लो मैं यहाँ से डेटा कैसे पास करूँगा, मान लो मैंने इसमें कुछ बनाया, ठीक है, क्या बनाया इसमें हमने, लेट सिटी, चलो सिटी डाल दिया या एज डाल दी, चलो फॉर एग्जाम्पल एज 20। अब ये एज मुझे इस प्रोफाइल कंपोनेंट में भेजनी है। इसमें प्रोफाइल में बनाई किसने, अबाउट ने, भेजने किस पे है। प्रोफाइल में। तो इसके अंदर जब पास करोगे तो प्रॉप्स के रूप में पास होगा। ऐसे जैसे मैं पास कर देता हूँ एज, जावास्क्रिप्ट कर्ली ब्रैकेट में चलती है तो एज में एज पास कर दी। इसका मतलब ये एज वेरिएबल मैंने खुद बनाया है और ये कहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है। इसको अब इसको जैसे फंक्शन में नहीं डाल देते नीचे, वही चीज़ है ये। तो इसको एक्सेस कहाँ करना पड़ेगा, यहाँ पर, यहाँ पे भी एक्सेस करोगे तो मैं लिख देता हूँ एज, और यहाँ पे इसको मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ H6 में, यूर एज इज, एक्सेस कैसे होगा, ऐसे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट है तो ऐसे एक्सेस होगा। तो चेक करके देख सकते हो आ चुका है। तो देखो कंपोनेंट के अंदर डेटा भी, जैसे दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के पास डेटा कैसे भेजना है, तो किसके थ्रू जाएगा, प्रॉप्स के थ्रू। कैसे जाता है, प्रॉप्स के थ्रू। अब यहाँ करली ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि डिस्ट्रक्चर कर दिया इसको। क्यों किया डिस्ट्रक्चर, क्योंकि प्रॉप्स नाम का इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है इनबिल्ट। पता कैसे करोगे, अभी दिखा देते हैं। मैंने कंसोल किया, कहीं नहीं डाल दिया, चेक करते हैं क्या प्रॉप्स नाम का ऑब्जेक्ट है इसमें। प्रॉप दिस डॉट प्रॉप्स, या एज ही पास कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे एज भी पास कर दो क्योंकि प्रॉप्स तो आ जाती है वैसे। यहाँ पे देखो एज आ रही है, और अगर मैं इसको ऐसे ही पास करता हूँ डायरेक्ट, तो क्या एज आ रही है, अभी नहीं आ रही है, देख सकते हो एज नहीं आ रही है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा होगा तुम्हें एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा होगा। क्या आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिस्ट्रक्चर। क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रक्चर। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो डेटा, ठीक है। तो डेटा में जाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, अभी भी तुम्हें क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट डेटा नाम का, जिसके अंदर क्या है, एज एक की है। तो कैसे निकलेगा, डेटा डॉट इज, प्रोफाइल इज नॉट डिफाइंड। अच्छा एफ लग गया, आ गया, फिर से चल गया। तो अगर या तो करली ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो यहाँ पर हमें डॉट लगा के उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, कि जो भी एज आ रही थी वो किस में कॉपी हो गई, डेटा में। डेटा में से निकाली, और डेटा क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में से कुछ भी निकालते तो क्या लगाते हैं, डॉट। और अगर डॉट का कॉन्सेप्ट नहीं यूज करना तो सीधा क्या कर दो, डायरेक्ट डिस्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट उसका नेम लिखा और नीचे क्या लगा दिया, एज। ठीक है, ये हो गया कि एक कंपोनेंट से दूसरे, मतलब दो कंपोनेंट आपस में कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, डेटा कैसे शेयर करेंगे। तो किसके थ्रू शेयर करते हैं, जैसे कि फंक्शन में क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू करते हैं, पैरामीटर के थ्रू। यहाँ पर क्या किसके थ्रू करते हैं, प्रॉप्स के थ्रू। चीज वही आर्ग्यूमेंट है लेकिन बोलते प्रॉप्स है यहाँ पर उसको। तो डिस्ट्रक्चरिंग भी यूज हो रही है, जितना जावास्क्रिप्ट पढ़ा है वो सब यूज होगा, पता होना जरूरी है जी इसके कॉन्सेप्ट जो बेसिक्स हैं। और ये किसका एग्जांपल हो गया, नेस्टेड कंपोनेंट। कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट बनाया जा सकता है, एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को कॉल कर सकता है, जैसे कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है, वही सेम चीजें। तो कंपोनेंट्स क्या है,
प्रॉप्स के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, इंस्टॉल वगैरह कैसे होता है रिएक्ट, जितने चाहे उतने कंपोनेंट्स यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। आई थिंक इतना ही करके देखना है तुम्हें, ज़्यादा मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो पहले पूरा रिवाइज करके आना है, तभी नेक्स्ट क्लास समझ में आएगी। इंस्टॉलेशन कंपोनेंट कैसे बनता है, ठीक है, एक कंपोनेंट JSX के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, कैसे जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, कैसे CSS लिखते हैं, ठीक है, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा कैसे पास किया जाता है। प्रॉप्स ये समझ लो जैसे फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स होता है, रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स के अंदर क्या होता है, प्रॉप्स होता है। तो मिलता जुलता याद करना है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनता है ऐसे ही यहाँ पे कंपोनेंट्स बनता है, बस उसका फर्स्ट लेटर क्या रहेगा, याद रहेगा। तो चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी, वैसे रटोगे नहीं समझ में आएंगी। सिमिलैरिटी है इसके अंदर, उन्हीं के थ्रू इसको याद हो। ठीक है, जो भी ऑनलाइन हैं इतना करके देखना है, ज़्यादा कराऊंगा तो समझ में नहीं आएगा अभी, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है, इतना जब पढ़ लोगे तब मैं कल नेक्स्ट कराऊंगा। कि हो सकता है कोई इंस्टॉल करे, इंस्टॉलेशन में एरर आनी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, चलो इतना करना। सर एक क्वेश्चन है। कोच क्या पूछ रहा है? हाँ सर, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ जरा, शुरुआती इंस्टॉलेशन में आ रहा है, उससे आगे बढ़ ही नहीं रहा है। एक बार दिखाता हूँ तब समझ। हाँ दिखा। जी हाँ सर, कर दिया है मैंने शेयर। जैसे सर ये चलाया है, देखिए यहाँ पे, यहीं पे आके 2 बार मैंने किया, यहीं पे आके रुक गया है। नेट का क्या स्पीड है? ये तो सर नेट तो सही है। हार्ड डिस्क कितनी है क्या सर? लैपटॉप में, मतलब जो भी सिस्टम है हार्ड डिस्क कितनी है? नहीं है सर, देखिए ना, यहीं पे लोकल पे ही किया है हमने। जैसे हमने ये रिएक्ट का ये फोल्डर क्रिएट कर दिया उसी। रैम कितनी है, मुझे फिलहाल रैम का पॉइंट बताओ, रैम कितनी है सिस्टम में? रैम सर 12 GB है। अच्छा, हार्ड डिस्क वाला है SSD वाला है? ये एक बार मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ से तो पता नहीं लगेगी हार्ड डिस्क। ये 16 GB का रैम है सर। हाँ तो ठीक है, इसमें चल जाना चाहिए। इसमें तो SSD लगा होगा ना, बंद कर एक बार इसको। अच्छा, इसको बंद करो जी। अब वो एरर दिखा कहाँ पर आ रही थी? नहीं, इससे आगे ये बढ़ नहीं रहा है। मैंने ये किया npm create white जो है ना, NPX थोड़ी ना लिखना है, NPM लिखना है। तो वो भी किया था सर, देखिए ना, ये npm दोनों किया था, दोनों किया था। तो फोल्डर का नेम नहीं लिखा? फोल्डर हमारा ये react.js है। ऐसे नहीं जाएगा, हाँ सर, इसके आगे ये फोल्डर नेम लिखो। फोल्डर का नेम लिखो तब होगा इंस्टॉल। अच्छा, कंट्रोल C करो यहाँ पर। हाँ सर, कंट्रोल C, ठीक है। इसके X, आगे एक तो X को हटाओ, NPM करो उसको। अब प्रोजेक्ट का क्या नाम रखना चाहते हो, प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम रखो। जी हाँ, स्पेस नहीं देना बीच में, माइनस भी अलाउड नहीं है, ओके सर। अंडरस्कोर लगा सकते हो हाँ, लेकिन अंडरस्कोर माइनस यूज नहीं करना। समझ गया सर,
एंटर करो। अननोन कमांड ये क्रिएट क्रिएट के बाद -3 लगेगा। ऐसे एंटर। आया अब ऑप्शन, सेलेक्ट करो, कीबोर्ड से सेलेक्ट कर लो अप डाउन एरो से, कीबोर्ड तीसरे नंबर पे एंटर, कर दिया सर। तीसरे नंबर वाला एंटर। जावा ओके सर। अब ये आ गया इसमें। अब ये जैसे बोल रहा CD रिएक्ट प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट में जाओ, जैसे ही बता रहा है वैसे चलते चले जाओ। जी हाँ, अब यहाँ पे npm इंस्टॉल करो। हाँ तो npm इंस्टॉल, npm आई लिख दो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, कर दिया सर। अब बस ये टाइम लेगा, अभी प्रोजेक्ट ये नॉट प्रोड्यूस चलेगा और उसके बाद चला देना npm रन करो, ठीक है चल जाएगा। जी हाँ, हो भी गया। हाँ तो अब npm रन देव करना है। ठीक है, जी। इस पर क्लिक करो, चल जाएगा कंट्रोल प्रेस करके कीबोर्ड से, या डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दो चाहे। हाँ सर, ठीक है, चल गया। बाकी कर लेना रिकॉर्डिंग से, ठीक है। जी हाँ, ठीक है सर।